हेलो डियर, बहुत बहुत वेलकम है भाई आपका इस वीडियो के अंदर। तो अपनी पढ़ाई को आगे जारी करते हैं। तो लास्ट वीडियो में लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या देखा है? लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया, मैं एक बार रिवाइज करवा दूं आपको वो दोनों फॉर्मूले, उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। उस ट्रायंगल के अंदर वाले सर्कल का रेडियस गुणा में उस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर, यानी कि सारी साइड्स का सम डिवाइडेड बाई 2। और अगर किसी भी ट्रायंगल के बाहर आप एक सर्कल खींच देते हैं तो उस ट्रायंगल का एरिया मैं ट्रायंगल के बाहर वाले सर्कल के रेडियस के रूप में भी लिख सकता हूं। तो मुझे लिखना पड़ेगा ABC/4R। ये रिलेशन है ट्रायंगल के एरिया की। रिलेशन अंदर वाले सर्कल के रेडियस यानी कि इन रेडियस से भी होती है, उसकी रिलेशन में भी एक फॉर्मूला है। और बाहर वाले सर्कल का रेडियस यानी कि सरकम रेडियस परी के अंदर के रिलेशन में भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, काफी क्वेश्चन हम कर चुके थे, अभी आगे जारी करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को। आज अपना जो ट्रायंगल है वो खत्म हो जाएगा इस वीडियो के अंदर, क्वाड्रिलेटरल हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक, इन ए ट्रायंगल ABC द लेंथ ऑफ साइड्स AB एंड AC इक्वल दिस। ठीक है भाई, कौन सी बढ़िया? AB। ये लो, AB इज 17.5, AC इज इक्वल टू 9 के बाद लेट D बी ए पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट BC। लाइन सेगमेंट BC के ऊपर एक पॉइंट है सच दैट AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू BC। इफ AD इज इक्वल टू 3, अगर AD की लंबाई 3 है, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल। उस सर्कल का रेडियस बताओ जो ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, जो ट्रायंगल के बाहर है, उसके प्रीवृत्त यानी कि प्री त्रिज्या, सर्कम सेंटर पूछ रहे हैं, बड़े वाला आर पूछ रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए कोशिश करिए। तो सबसे पहले तो एक रास्ता है आपके दिमाग में आएगा कि बड़े आर वाला फॉर्मूला है A इज इक्वल टू ABC/4R। यानी कि मुझे ट्रायंगल की दो साइड चाहिए, दो साइड तो मुझे मिल गई। मुझे ट्रायंगल की तीसरी साइड चाहिए, तो तीसरी साइड कैसे आएगी? सोचो जरा। अगर आप ट्रायंगल नंबर 1 के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये मिल जाएगी। हाँ जी सर। ट्रायंगल नंबर 2 के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये मिल जाएगी। हाँ जी सर। तो तीसरी साइड की लंबाई भी मिल जाएगी। जी हाँ सर, तो तीसरी साइड भी मिल जाएगी। ठीक है, अब एरिया कैसे मिलेगा? तो भैया तीसरी साइड मिल जाएगी तो लाइक बेस इंटू हाइट से हम एरिया भी निकाल सकते हैं, वैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट इन दोनों साइड को निकालना कैलकुलेटिव रहेगा। ठीक है, ये रूट में रहेंगी, इनको जोड़ने में भी दिक्कत होएगी। तो क्या कर सकते हैं बताओ? एक आधी बार आए हैं ऐसे क्वेश्चन, रिलेवेंट क्वेश्चन। ठीक है, बताओ क्या कर सकते हैं? तो अपने पास फॉर्मूला है A इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ABC/4R, है ना। यहां पर एक थर्ड साइड है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो इस थर्ड साइड की वैल्यू मैं x मान लूं। इस साइड की हमें जरूरत भी नहीं है एक्चुअल में। कैसे देखना भी आप, अगर आपको वो स्ट्राइक ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी घबराने की बात नहीं है। इस थर्ड साइड के ऊपर वाली एल्टीट्यूड दे रखी है भाई ने, तो बेस इंटू हाइट, ऐसे मैं एरिया निकाल सकता हूं। तो हाफ इंटू बेस यानी कि x इंटू हाइट यानी कि 3 इज इक्वल टू ये वाली साइड 9, ये वाली साइड 35/2 लिख दूं मैं। आसान रहेगा ना। 17 दूनी 34 और इसका डबल होता है 1, तो 35/2 लिख दिया मैंने। आसान रहेगा, नहीं तो 175/10 लिखोगे, काट पीट के यहाँ पर पहुंचोगे। और थर्ड साइड C की वैल्यू है भैया x बटे में 4R। तो यहां पर थर्ड साइड निकालने की जरूरत पता है क्यों नहीं थी? क्योंकि ये अपने आप कैंसिल ही होनी थी, ये कैंसिल ही होनी थी। सर हमें कैसे पता चलेगा? जैसे मैं अभी बता रहा हूं ऐसे पता चलेगा। ठीक है, या फिर थोड़ा सा टाइम देके जब आप इस तरीके से करोगे तो फिर पता चलेगा अगर अरे यार ये तो कैंसिल ही हो गई। ठीक है, 2 से 2 गया, 3 3 9, अगर R इधर आ जाएगा तो R इज इक्वल टू 105/4, यानी कि 21 नहीं 25 और 1 26.25।
ऑप्शन ई। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ। ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इज इंस्क्राइब्ड इन ए रेगुलर पॉलीगन विद एन साइड। अपने पास एक पॉलीगन है, पॉलीगन यानी कि बहुभुज। फिर ये बहुभुज क्या होता है? भुज मतलब कि भुजा यानी कि साइड, और गोन यानी कि एंगल। ठीक है, तो अगर जो ट्रायंगल है उसके अंदर 3 साइड्स हैं तो 3 एंगल हैं। एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज है 4 भुजाओं वाली, तो उसके अंदर एंगल भी 4 हैं। ऐसे ही बहुत सारी भुजाओं वाला, बहुत सारी एंगल्स वाला एक फिगर है, यानी कि ऐसे कोई फिगर होएगा बड़ा सा। ठीक है जी, उसकी बात कर रहा है। तो एक पॉलीगन है जिसकी एन साइड्स हैं, दिस सर्कल टचेस ऑल दी साइड्स। जो सर्कल है वो सारी साइड्स को टच कर रहा है, तो सारी साइड्स को ऐसे टच करेगा। अगर वो बोलता सारे वर्टिसेस को टच कर रहा है तो उसके बाहर बना देते हम, सारी साइड्स को टच कर रहा है तो उसके अंदर बना दिया हमने। ठीक है भैया। इफ द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन इज पी देन द एरिया ऑफ द पॉलीगन इज। तो मैंने क्या बताया था आपको, ध्यान रहे, मैंने आपको नोट लिखवाया था कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये सिर्फ ट्रायंगल के लिए नहीं, ये सारे पॉलीगन्स के लिए ट्रू होता है। दिस इज ट्रू फॉर, दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर एनी पॉलीगन। अगर आपने किसी भी पॉलीगन के अंदर ऐसा सर्कल बना दिया जो सारी साइड्स को टच कर रहा है, तो वो उसका क्या हो जाएगा? वो उसका इन सर्कल बन जाएगा। हाँ, ये उस केस में ट्रू नहीं होएगा अगर आप ऐसे एक बनाओ क्वाड्रिलेटरल और सर्कल ऐसे बना दो कि भैया इस साइड को टच ही नहीं कर रहा, तो क्या मैं इसको इन सर्कल बोल पाऊंगा? भैया सर्कल ऐसा होना चाहिए जैसे ट्रायंगल में ये जो सर्कल है ये इन सभी को टच करता है, तो सर्कल ऐसा होना चाहिए जो सारी साइड्स को टच करे। तो वो बता रहा है कि सारी साइड्स को टच कर रहा है। ठीक है, ओके, तो इसके ऊपर भी ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो क्या पूछा इसने? एरिया। तो एरिया क्या होएगा? उसने बताया है ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, यानी कि इन रेडियस आर है अपना। ठीक है, और उसका पेरीमीटर पी है, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा p/2, पेरीमीटर का आधा p/2, तो ये एरिया हो जाएगा p इंटू r/2। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ। फाइंड द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल का रेडियस बताना हमने। इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू 24, तो जो ए बी है ये 24 हो गई है भैया। ठीक है, इसको 24 लिख लेते हैं। चलो, बी सी इज इक्वल टू 7, ये 7 है, तो 7 24 ये क्या हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हाँ जी सर। और एंगल बी इज इक्वल टू 90, तभी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना। फाइंड द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का रेडियस बताओ। तो 2 तरीके से बता सकते हो आप, देयर आर 2 तरीकाज। ठीक है, दोनों तरीके से बताऊंगा मैं। पहले तो आप ये करो, इसका जो सेंटर है ये मैंने ड्रॉ कर लिया। हाँ जी सर। तो यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे टच करवा दूँ, इसका ये वाला रेडियस खींच दूँ, तो ये क्या होएगा? बिकॉज ये एक टेंजेंट है, इसके परपेंडिकुलर होएगा। तो यहाँ पर कुछ देख पा रहे हो? कुछ देख पा रहे हो क्या आप? ऐसा कोई फिगर बना है क्या कि जिसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल हो? जब ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है तो कौन सा केस होता है? ट्विस्टेड ट्रायंगल का। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस होता है। क्लियर है ना? तो वही ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस बन गया। उस तरीके से भी कर सकते हैं। एक और तरीका है जिससे कर सकते हैं, ट्विस्टेड ट्रायंगल वाला सिमिलरिटी का केस बन गया। चलिए जी, करते हैं फिर इसको। तो हमें निकालना है इसका रेडियस, यानी कि ये रेडियस है इसका। ओके जी, तो हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। तो 7 24 25 हमें पता है, तो बड़ी ट्रायंगल की सारी साइड हमें पता है, छोटी ट्रायंगल की ये वाली साइड निकालनी है। तो छोटी ट्रायंगल की कोई और साइड हो जो आपको पता हो या जिसको आप लिख पाएँ किसी भी तरीके से, बताओ। ये वाली तो नहीं लिख पाएंगे भैया, इस वाली को कैसे लिख पाए हो? कैसे न कैसे लिख पाओ आप। देखो, यहां से यहां तक आर है, अब बोलोगे जी हाँ सर, यहां से यहां तक आर है,
तो इससे ऊपर वाली को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर ये पूरा 24 है तो इससे ऊपर इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको 24 माइनस आर। अगर ये पूरी 24 है तो उसमें से आर गया 24 माइनस आर, तो ये भी आर के फॉर्म में आ गई। हाँ जी सर, अब करते हैं जी। तो छोटी ट्रायंगल की साइड आर बटे में कॉरस्पॉन्डिंग बड़ी ट्रायंगल की साइड 7, तो आर बटे 7 इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड 24 माइनस आर बटे में बड़ी ट्रायंगल की ये वाली साइड ये पूरी 25। दैट्स इट। ठीक है, या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर एक और मजेदार तरीका है, 25 को इधर ले आओ, 25 बटे में है 7, ऊपर है 24 माइनस आर बटे में आर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस आर से आर कट जाएगा। हाँ जी सर, तो इन दोनों का जो सम है वो सम आ रहा है भैया 24। ये रियल वैल्यूज हैं, ये रेशियो नहीं है। ये 24 माइनस आर 24 एक रियल वैल्यू है, आर इसका रेडियस का वैल्यू है, ये रियल वैल्यूज हैं। तो रियल वैल्यूज का सम है 24, तो यहाँ पर जो रेशियो है इसका सम भी आना चाहिए 24। हाँ जी सर, इसका सम है 32। तो रियल वैल्यूज कितने गुना है, रियल वैल्यूज हैं, देखो ये है रियल वैल्यू, ये है भाई रेशियो वाली वैल्यू। तो रियल वैल्यू जैसे 6 जो है वो 3 का कितने गुना है ये पता करते हैं हम, 6/3 ऐसे। तो 24 जो है 32 का कितने गुना है वो मुझे पता चलेगा, 24 बटे 32 इतने गुना है। तो रेशियो में, या फिर आप ऐसे कर लो, इसको भी छोड़ो, रेशियो में जो चीज़ 32 है वो रियल में 24 है। तो 32 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 24 बटे 32, तो 7 यूनिट की वैल्यू गुणा में 7, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लेते तो ही बात बन जाती। ठीक है, तो 8 तिये 24, 8 चौके 32, 7 तिये 21 बटे 4, बोले तो 5 1 बटे 4, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है भाई, क्लियर है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक और तरीका है जिससे हम कर सकते हैं। और उसी तरीके के कारण इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा गया है। तो क्या किसी तरीके से मैं इन सर्कल बना सकता हूँ, इस सेमी सर्कल को इन सर्कल में कन्वर्ट कर सकता हूँ? सर ये तो सेमी सर्कल है, पूरा सर्कल भी नहीं है, तो इसको पूरा किसी तरीके से कर सकता हूँ। अगर मैं कोशिश करूँ इस सर्कल को पूरा कर दूँ, ये सर्कल का आधा हिस्सा है, आधा है, तो इतना ही और चाहिए हमें, तो इतनी ही और फिगर बना दूँ। देखो ये है अपने पास सेमी सर्कल। अगर मैं यहाँ पर इस फिगर की एक कॉपी बना दूँ ऐसे, तो ये ऐसे डुप्लीकेट बना दूँ तो ऐसे पूरा हो जाएगा। क्लियर है भैया? तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट कौन सा है, ए बी सी, तो ये है ए बी सी, यहाँ पर ये वाला है सी डैश। सपोज डिट्टो सेम कॉपी मैंने बना दी, तो ये सेमी सर्कल है, तो ये कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है भाई साहब 24, ये है 7, तो ये भी हो जाएगा 7। मैंने उसी की मिरर इमेज बनाई है, इसी को शीशे के पास रख दिया मैंने, तो इधर शीशे के अंदर ऐसा दिख रहा है सेम। तो ये है जी 25, हाँ जी सर ये है 25, और ये है मेरे भाई 25 पूरी, हाँ जी ये है 25। तो ये एक ट्रायंगल बन गई, आप बोलोगे जी हाँ। उसके अंदर एक इन सर्कल बन गया, जी हाँ। तो इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला लागू होगा कि नहीं, एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस। जी हाँ सर, मुझे इस आर की वैल्यू निकालनी है। इस ट्रायंगल का एरिया क्या है भैया, बेस तो मुझे पता ही है 7 और 14, हाफ इंटू बेस, तो यानी कि बेस का हाफ तो 7 है, हाफ इंटू बेस गुणा में हाइट इज इक्वल टू, इन रेडियस मुझे निकालना है सेमी पेरीमीटर, यानी कि पूरे पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर में 2 बार 25 है, 2 बार 7 है, एक बार 25 और 7 ले लो, हाफ हो जाएगा। चीज़ें 2 बार हैं तो आप एक बार ले लो। यहाँ पर मैंने लिख दिया 25 + 7 32, आर की वैल्यू आ गई। अच्छा ये 25 लिख दिया, मैं भी सोच रहा था यार सेम नहीं आई, बटे में 32 इज इक्वल टू आर। 8 3 24, 8 चौके 32, 21 बटे 4। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही करोगे अब अगले क्वेश्चन के अंदर, बताओ फिर। इसको भी 2 तरीके से करेंगे भाई, एक तरीके का रिवीजन हो जाएगा, एक तरीका यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो फॉलो करेंगे। इन द गिवन फिगर ए बी इज 15, ए बी जो है ये 15 है, हाँ जी सर, एंड बी सी इज 20, बी सी जो है वो 20 है, हाँ जी सर,
एंड एंगल बी इज 90, एंगल बी 90 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। आप बोलोगे जी हाँ सर। तो 5 तिये 15 और 5 चौके 20, 3 और 4 5, 5 3 जा 5 4 जा, तो 5 5 जा ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हाँ जी सर। हमें निकालना है रेडियस इसका, बताओ कैसे निकालेंगे। हिंट दे देता हूँ, टेंजेंट्स बना लो। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, मैंने टेंजेंट खींच लिया था। टेंजेंट्स मतलब टेंजेंट जहां पर है उस पॉइंट से मैंने रेडियस खींच लिया था, रेडियस बना लो। तो बताऊं भाई, देखो यहां से यहां पर टच कर रहा है बाहर वाला लाइन, बाहर वाली लाइन है ना, 90 डिग्री बना दिया। यहां पर टच कर रही है, यहां पर टेंजेंट टच कर रहा है, तो ये भी 90 डिग्री बना दिया। तो ये क्या बन गया, एक 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होएगा। चारों एंगल का सम 360 होता है। हाँ जी सर। यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस है। हाँ जी सर। यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस है। हाँ जी सर। और ये एक रेक्टेंगल है। हाँ जी सर। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होती है। हाँ जी सर। ये आर है तो ये भी आर, ये आर है तो ये भी आर, तो ये तो एक स्क्वायर बन गया। तो ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया स्क्वायर इन ट्रायंगल, स्क्वायर इन ट्रायंगल। तो ये केस तो हमने किया है। स्क्वायर इन ट्रायंगल में स्क्वायर की साइड क्या होती है, स्क्वायर की साइड होती है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। तो यानी कि आर की वैल्यू होगी बेस इंटू हाइट, यानी कि 20 इंटू 15 अपॉन 20 प्लस 15 यानी कि 35। दैट्स इट। क्या यही पूछा था ना, रेडियस ही पूछा है। तो 5 7 35, 5 3 15, 20 3 60/7। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा यही वाला, ट्रायंगल को डबल कर लो, आधे सर्कल को पूरे सर्कल, आधा सर्कल को पूरे सर्कल में कन्वर्ट कर लो। तो अगले पेज पे करते हैं भाई। ए बी सी 15 20 25, 15 20 25 सर्कल बना हुआ है। कैसे, ऐसे बना हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये 90 डिग्री है, मैं ये लो इसी में बना देता हूँ, स्क्वायर ही बना देता, पूरा सर्कल ही बना देता। ऐसा कुछ मामला है। ये आधा सर्कल था, इसको डबल कर दिया, ये 15 है ये 20 है। तो ये देखो शीशा मैंने यहां पर रखा है, इसके सामने वाले को 15 मत बना देना, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा घुमा दूं, ये देखना भाई, ये भी बेशर्म घूम नहीं रहा। इसको अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूं, अब आपको समझ में आएगा मामला क्या है। तो बताओ 15 क्या है, कौन सी वाली साइड 15 होगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर ये 15 है तो ये 15 होएगा, ये 20 है तो ये 20 होएगा। इसको अब मैं दूसरे वे में ही बना देता हूं। मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 15 है, ये 20 है, तो ये क्या होएगा, ये ऐसे छोटा सा बनेगा, 15 छोटा सा होता है ऐसे, ये छोटा सा बनेगा और ये तो एक पतंग वाली फिगर बनेगी। ये भी 90 है, ये भी 90, इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का सम 180 है। तो कुछ इस टाइप की फिगर बनेगी। समझ में आ गई बात, कुछ ऐसी। तो ये 15 तो ये 15, ये 20 तो ये 20, तो कुछ ऐसा मामला बनेगा ऐसा, ठीक है भैया। लेकिन फिर से ऐसी फिगर बन गई जिसके अंदर एक सर्कल है जो चारों साइड को टच कर रहा है। तो यहां पर तो वही फॉर्मूला चलता है, एरिया हर एक फिगर में चलता है, चाहे कितनी भी साइड हो, एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस। तो उसी तरीके से कर देंगे। तो पूरी फिगर का एरिया कितना होएगा, देखो इस पूरी फिगर के दो हिस्से हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस वाली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको बेस मानोगे तो ये हाइट, इसको बेस मानोगे तो ये हाइट। ऐसी ऐसी दो ट्रायंगल हैं, तो ये लो भाई गुणा में दो, इक्वल टू आर जो कि हमें निकालना है।
और इसका सेमी पेरीमीटर इस पूरी फिगर का, तो पूरे पेरीमीटर के अंदर 2 बार 15 है, 2 बार 20 है, आधा लेना है, एक एक बार ले लो 15 और 20 यानी कि 35, 15 + 20। ठीक है, दैट्स इट, खत्म कहानी। तो भाई ये 2 से 2 कट गया, इस 5 7 35, 5 3 15, 20 3 60, 7 इधर आ जाएगा, 60/7 = R, जो कि हमने निकाला था। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, बताओ। If the ratio of the sides of a triangle is 5, 7 and 8, find the ratio of circumradius to in radius। circumradius और in radius का रेशियो निकालो। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, बट आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए लेकर आया हूं, फिर मैं हिंट दूंगा, एक बार ट्राई कर लो। ट्राई कर लिया कि नहीं? नहीं किया तो भाई ट्राई कर लो एक बार। हाँ, मैं थोड़ा सा आपका टाइम इन्वेस्ट करवाना चाह रहा था, तो हिंट मैं आपको दे देता हूँ। इसके अंदर आपको एरिया निकालना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा यहाँ तक पहुँच गया हो कि उसे एरिया का स्क्वायर करना पड़ रहा है, अगर कोई वहाँ तक पहुँच गया हो कि उसे एरिया का स्क्वायर करना पड़ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप एरिया के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स का वैल्यू है ABC, तीनों साइड की लंबाई है ABC, तो एक हीरोन्स फॉर्मूला होता है कि एरिया = √S × S - A × S - B × S - C, जहाँ पर S होता है सेमी पेरीमीटर A + B + C/2। ठीक है, तो बिकॉज उसने सिर्फ रेशियो पूछा है सर्कम रेडियस और इन रेडियस का, तो आप एक्चुअल ट्रायंगल की साइड 5, 7 और 8 भी ले सकते हैं। भैया आप ट्रायंगल या तो बना लो 5, 7, 8 साइड वाली, या इसकी डबल कर लो या इसकी ट्रिपल कर लो, क्या ही फर्क पड़ेगा, इनका रेशियो ही पूछा है ना, कोरस्पॉन्डिंग लंबाइयों का रेशियो उतना ही रहेगा। तो अगर कोई पहुंच गया है कि भैया एरिया का स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता है और एरिया निकाल सकता है। अब मैं बता रहा हूं आपको, देखो, तो सपोज ये वाली ट्रायंगल है भैया 5, 7, 8, 5, 7, 8, तो उसने स्मॉल r और कैपिटल R का रेशियो पूछ लिया। तो अपने पास ये 2 फॉर्मूले हैं, एरिया = R × S एंड एरिया = ABC/4R। अगर आपने एरिया को एरिया से इक्वेट कर दिया, मान लो आपके दिमाग में आया, तो यानी कि R × S = ABC/4R। ठीक है, तो स्मॉल r और कैपिटल R, ये R यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, तो R × R = ABC/ ये S नीचे आ जाएगा 4S। तो आप पहुँच नहीं पाओगे जहाँ तक आप पहुँचना चाह रहे हो। बताओ पहुँच पाओगे क्या? मुझे तो भैया इन दोनों का रेशियो चाहिए ना, इनका प्रोडक्ट थोड़ी चाहिए। एरिया तो इक्वेट नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? तो आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, आपको जिन चीज़ों का रेशियो चाहिए उनको निकालो यहाँ से और ऊपर नीचे रखो उनको। ऐसे क्यों कर रहे हो भैया? जिन चीज़ों का रेशियो चाहिए उनको निकाल के ऊपर नीचे रखो। स्मॉल r का कैपिटल R से रेशियो चाहिए, तो यहाँ से r की वैल्यू निकालो। R = S को इधर भेजोगे, एरिया बाई S। ठीक है, यहाँ पर इस कैपिटल R को ऊपर लाओ कि R = एरिया को नीचे भेजो, ABC/4A। हाँ जी सर, अब इनमें से एक को दूसरे से डिवाइड कर दो। तो उसने पहले पूछा है सर्कम रेडियस का, है, ताकि गड़बड़ी ना हो मैं पहले बड़े R को ही ले लेता हूँ। तो R/R = इसको मैं लिख रहा हूँ ABC/4A बटे में ये एरिया बाई S, एरिया × S। तो ये आ गया भैया, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया है A, इसको मैंने मान लिया B और इसको मैंने मान लिया C। ठीक है, तो ABC 5 × 7 × 8 इंटू में S सेमी पेरीमीटर, यानी कि इनके सम का हाफ, 7 और 5 12 और 8 20 का 10 डिवाइडेड बाई 4 गुणा में A²। अगर A² की वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू ये है, तो A² की वैल्यू क्या होगी? A² हो जाएगा, अंडर हट जाएगा, S सेमी पेरीमीटर क्या भैया 10, तो 10
इंटू 10 माइनस ए, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 8 गया 2, ये आ जाएगा भैया, जो भी आ जाएगा इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ, 10 इंटू 5 इंटू 3 दूनी 6 कर देते हैं, ये लो, बस इसको सोल्व कर लो, दैट्स इट। तो 10 और 5 से 10 और 5 कट गया, 4 दूनी 8, 2 3 6, 7/3। ठीक है, क्लियर है। देखो मैंने हिंट दे दी थी, जो चाहिए आपको, जो भी चाहिए थी, फिर दिमाग लगा के पहुंच सकते थे। आगे बढ़ूं, ये आपका SW है, इसका मैं उत्तर बता देता हूं आपको। आगे बढ़ते हैं, चलिए जी, अगला कंसेप्ट है अपना एक्स रेडियस। अब ये एक्स रेडियस क्या होता है? अब तक मैंने आपको 2 रेडियस करवाए हैं, एक तो इन रेडियस, एक मैंने आपको करवाया सरकम रेडियस। इन रेडियस उस सर्कल का रेडियस होता है जो इंस्क्राइब्ड है, सरकम रेडियस उस सर्कल का रेडियस होता है जो सरकमस्क्राइब्ड है। हिंदी वाला कोई बताऊंगा, टेंशन मत लो। अंतः त्रिज्या उस वृत्त की त्रिज्या होती है जो उसके अंतः में बना हुआ है, और प्री त्रिज्या उसकी है जो उसको ऐसे प्री, यानी कि चारों तरफ से क्या कर रहा है, जो उसका प्रीवृत्त है, ये बोल देते हैं। अंतः त्रिज्या उसकी है जो अंतःवृत्त है, प्री त्रिज्या उसकी त्रिज्या है जो प्रीवृत्त है। ठीक है, अब एक्स रेडियस, ये मतलब बाहर एक वो बनता है सर्कल, कैसे बनता है बताता हूं। ठीक, देखो अगर अपने पास एक ट्रायंगल है ये, तो इन रेडियस कैसे बना था? वैसे वो इन सर्कल कैसे बना था? एंगल बाइसेक्टर से बना था ना, अंदर वाला सर्कल। तो बाहर वाला सर्कल, चारों तरफ वाला सर्कल नहीं, बाहर एक ट्रायंगल के एग्जैक्टली बाहर सर्कल बनेंगे, एक नहीं 3 बनेंगे। तो वो कैसे बनेगा? वो भी एंगल बाइसेक्टर से बनेगा। कब? जब हम इसकी साइड्स को मैंने एक्सटेंड कर दिया ऐसे, और या इनके एंगल बाइसेक्टर ले लिए, तो इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल खींचा जा सकता है जो इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच कर देगा, ऐसे ऐसे दूर तक जाएगा, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच कर देगा। एक साइड तो ये, और बाकी सर BC को तो टच कर दिया, AB को कहाँ टच किया? AB को एक्सटेंड करने पर कर दिया ना यहाँ पर टच, और AC को एक्सटेंडेड AC को टच कर दिया, ये इसका सेंटर है। तो ये एक्स सर्कल है। ठीक है, और कहाँ पर बनेगा सर? देखो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ऐसे, और मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो ये एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, तो इनका बाइसेक्टर ऐसे बन जाएगा यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर। ठीक है, या फिर दूसरी जगह डायग्राम बनाऊं, यहां पर भी समझ लोगे ना, दूसरे कलर से बना दूंगा। यहां पर एक्सटेंड कर दिया, वो समझ गए। तो अब मैंने क्या किया? मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया, इसको भी एक्सटेंड कर दिया। सिंपली मैंने क्या किया? एंगल B को ऐसे बढ़ा दिया, यहां पर मैंने एंगल A को बढ़ा दिया था ऐसे, एंगल A है ना, उसकी दोनों भुजाओं को बढ़ा दिया। अब मैंने B की दोनों भुजाओं को बढ़ा दिया। ठीक है, और इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर यहां मिल गए। तो अब की बार क्या होगा? फिर से एक सर्कल बन जाएगा जो कि ऐसे टच कर रहा होगा इनको यहां से। ये सारी चीजें प्रूव की जा सकती हैं, इसके एरिया का भी एक फॉर्मूला है, इजीली प्रूव किया जा सकता है, बट उससे कुछ हासिल नहीं होता, टाइम ही वेस्ट होता है, रटने में भी मदद नहीं मिलती, समझने में ही मदद नहीं मिलती। तो मैं आपको रटवा दूंगा डायरेक्टली, कैसे रटवाते हैं ये। ठीक है, और उतना ज़्यादा रिलेवेंट भी नहीं है कि भैया बार बार आ रहा हो, ऐसा कुछ हो। ठीक है, तो बस जितनी ज़रूरत है उतना समझेंगे। तो ये एक और सर्कल बन गया जो ट्रायंगल की तीनों साइड को टच कर रहा है, AC को बिना एक्सटेंड किए और बाकी 2 को एक्सटेंड करने के बाद, इस AB को उस तरफ एक्सटेंड करने के बाद, BC को उस तरफ एक्सटेंड करने के बाद। ठीक है जी, ऐसे ही अगर मैं एंगल C वाली दोनों साइड्स को बढ़ा दूं ऐसे, ये लो, तो इसके एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर लिया, इसके एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर लिया। ठीक है, तो अब एक सर्कल बन सकता है
इसको सेंटर लेते हुए जो इनको टच करेगा। और ये सर्कल टच क्यों कर रहा है इनको, वो भी सुन लो, बेसिक सी बात है। ये पॉइंट जो है इसके एंगल बाइसेक्टर पर है, इस एंगल के एंगल बाइसेक्टर पर है, तो इन दोनों को टच करेगा। और इस एंगल के भी एंगल बाइसेक्टर पर है, तो इन दोनों को भी टच करेगा। तो बस कर दिया तीनों साइड को टच। सिमिलरली बाकी करेंगे। ठीक है भैया, ओके जी। तो इनको हम बोलते हैं जी एक्स सर्कल। एक्स सर्कल, बाहर ये सर्कल बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इन सर्कल में इन रेडियस बनेगा। इन सर्कल होता है जो इंस्क्राइब्ड हो, जो ट्रायंगल के अंदर हो, जैसे कि ऐसे, ये लो। ठीक है, हिंदी के लिए मैं लिख देता, वो बोल देता हूं भैया, अंतःवृत्त वो होगा जो अंदर में हो, ऐसे वो अंतः त्रिज्या बनाएगा। ऐसे ही सरकम सर्कल, यानी कि सरकम ऐसे बाहर, सरकमफ्रेंस यानी कि बाहर बाहर घेर रहा है, ये जो घेर दे हैं, तो सरकम सर्कल के अंदर हम बोलेंगे सरकम रेडियस। परिवृत्त है, परिक्रमा करेगा, ये फिगर की परिक्रमा चारों तरफ घूमेगा, तो परि त्रिज्या बोल देंगे। ठीक है, ये ना तो परिक्रमा कर रहा है या ना अंदर, ये बाहर है, एक्स एक्स मतलब कि आउटसाइड है। ठीक है, तो ये है एक्स सर्कल। तो इसके रेडियस को हम बोलेंगे एक्स रेडियस। इसीलिए हिंदी में हमने बोला है बाह्य त्रिज्या, बाहर है, ये बाहर है कि नहीं, बाहर जो परिक्रमा कर रहा है। बच्चे ऐसे कंफ्यूज होंगे, सर इसको सरकम सर्कल क्यों नहीं बोला, सरकम सर्कल बाहर वाला। सरकम सर्कल बाहर वाला नहीं होता, ये क्या सरकम सर्कल है? सरकम सर्कल जो परिक्रमा कर रहा हो, जो सर्कमस्क्राइब कर रहा हो, परिवृत्त परिक्रमा करता है, सरकम सर्कल सर्कमस्क्राइब करता है, ये आउटसाइड सर्कल है। एक्स मीन्स इंग्लिश में एक्स वर्ड का क्या मतलब है? एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल, एक्सटीरियर पर्सन, बाहर वाला पर्सन। ठीक है, तो एक्स सर्कल, एक्स रेडियस, बाह्य त्रिज्या। तो ये सरकम सर्कल कैसे बनेगा? ऐसे सर्कमस्क्राइब करेगा, परिक्रमा करेगा। और ये क्या होएगा? ये ट्रायंगल के कहीं बाहर होएगा, ऐसे अंदर नहीं होएगा भैया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब इसकी एक रिलेशन होती है, वही मुझे बतानी पड़ेगी, और वो इसके पीछे दब गई, तो करते हैं इसका इलाज। ठीक है, ये इसकी रिलेशन है भैया एक। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो, ये यूज नहीं होएगी, आज तक यूज नहीं हुई है, बट रिलेवेंट बोल सकते हैं। सर फिर कैसे बोल सकते हो? एक आधी बार उसने पूछे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसके क्वेश्चन पूछे हैं, वो मैं करवाऊंगा। तो अब देखो, ये एंगल ए है, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड को मैं क्या बोलूंगा? इस साइड को, इस साइड की लंबाई को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? इस साइड की लंबाई को मैं रिप्रेजेंट करूंगा भैया, किस कलर का पेन लूं? यही ले लूं, ए से। पता है ना मैथमेटिकली। एंगल बी के सामने वाली साइड को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? उसकी लंबाई को बी से। और एंगल सी के सामने वाली साइड की लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? सी से। ठीक है, अब देखना, अपने पास तीन वो हैं सर्कल, तीन सर्कल हैं। ये है सर्कल 1, सर्कल नंबर 1, जो कि साइड ए को टच कर रहा है। इसका अलग साइज होएगा सर्कल नंबर 2 से, जो कि साइड बी को टच कर रहा है। बिना एक्सटेंड किए ए को टच कर रहा है, बाकी तो इनको भी टच कर रहा है, बट बिना एक्सटेंड किए, साइड ए के साथ वाला है। तो इसके रेडियस को हम बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक, ऐसे आप बोल लो, यहां से यहां तक, इसके रेडियस को बोलते हैं आर ए, रेडियस ऑफ दैट सर्कल, उस वाले सर्कल का रेडियस जो इसको साइड, जो एंगल ए के ऑपोजिट है, ऐसे मान लो। इसके रेडियस को हम बोलते हैं भैया आर बी। और ये है तीसरा सर्कल, इसके रेडियस को हम बोलते हैं भैया आर सी, जो साइड सी को टच कर रहा है। तो
आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अपने पास एक फॉर्मूला है A इज इक्वल टू आर इंटू एस, ये फॉर्मूला भी इसी टाइप का है, वैसा ही तो है। देखो आर की जगह आर ए आ गया। अगर मैं इस सर्कल का, ये है सर्कल 1 के लिए, 3 फॉर्मूले बनेंगे। सर्कल 1 के लिए ये वाला फॉर्मूला है कि अगर मैं इस सर्कल की और इस ट्रायंगल के एरिया की रिलेशन दिखाना चाहूं तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया हमेशा ट्रायंगल का होता है इन फॉर्मूलों में, है ना, इज इक्वल टू आर ए, यानी कि इस सर्कल का रेडियस, आर की जगह आर ए और एस की जगह भी एस नहीं आएगा, एस माइनस ए, जो ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर है, माइनस ए। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं दूसरे सर्कल की रिलेशन बताने लगूं, क्या तीनों फॉर्मूले आ जाएंगे? यहां पे आ ही जाएंगे। तो एरिया इज इक्वल टू, ऐसे ही लिख सकते हैं फिर, आर बी इंटू एस माइनस बी इज इक्वल टू आर सी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो रेयर चांस है कि भैया ये यूज होएगा, बट ठीक है, एक स्टेप आगे है अपने रिलेवेंसी से, तो उतना तो मैं एक्स्ट्रा कवर करके चल रहा हूँ सिलेबस को। ठीक है, कि जो रिलेवेंट चीज़ें हैं, जो हो सकती हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं, देखो एक्सपेक्टेड चीज़ों का दायरा भी इतना ही कवर करना होता है जो सेंसिबल एक्सपेक्टेड हो। सिलेबस हो इतना करा दूँ इतना, वो सेंस नहीं है, इतना सा करा दूंगा, इतना सा, थोड़ा थोड़ा 5% एक्स्ट्रा, तो वो और वो भी जो सेंसिबल होगा, जिसके पूछने का कोई लॉजिक हो सकता है एग्जामिनर के पास्ट बिहेवियर पर, या फिर पास्ट बिहेवियर पर ही क्वेश्चंस का नेचर देखते हुए, कैसे, उन सारी चीज़ों का हिसाब किताब लगा के। ठीक, क्लियर है? फिर ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं भैया उस कंसेप्ट के ऊपर, इसी कंसेप्ट से रिलेवेंट कंसेप्ट है जिसके उसने अब तक क्वेश्चन पूछे हैं। उसने एक्स सर्कल के क्वेश्चन पूछे हैं, बट किस में? उसने इक्विलेटरल ट्रायंगल में पूछे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही बनाते हैं ये एक्स सर्कल सारे। चलो चलो, तो ये अपने सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आप एक्स सर्कल बनाओगे तो आपको क्या लग रहा है? देखो ये मैंने अजीब सी ट्रायंगल बनाई थी जानबूझ के, तो सर्कल का साइज अलग अलग हो गया। ठीक है, जो एंगल जितना बड़ा है उसके सामने वाला उतना ही बड़ा हो गया इसमें। ठीक है, जिसका ज्यादा मुंह खुला उसमें ज्यादा बड़ा सर्कल आएगा। भैया एंगल की साइड को ही एक्सटेंड किया था, तो जिस सर्कल का ज्यादा मुंह खुला है उसके मुंह को भरने के लिए बड़ा सर्कल देना पड़ेगा, जिसका मुंह कम खुला है उसके मुंह को भरने के लिए कम छोटा सर्कल देना पड़ेगा। ऐसा हुआ। लेकिन अगर सारे एंगल बराबर हो गए तो सबका सेम मुंह खुलेगा, तो सारे सर्कल का साइज सेम हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एक्स सर्कल्स का रेडियस सेम है, सारे एक्स सर्कल्स का साइज सेम है। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो मैं एक ही बना दूं फिर, है ना, तीनों बना के क्यों ऐसे टाइम वेस्ट करें। तो ये बना दिया मैंने। इसी के ऊपर मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं। ये लो, ये लो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये अंदर वाला एंगल कितने का है? आप बोलोगे सर 60 का। ये भी है भाई 60 का, ये भी है 60 का। ठीक है, बाहर वाला एंगल, अगर ये अंदर वाला एंगल 60 का है तो एंगल CBD कितने का है? CBD, आप बोलोगे सर एक लाइन के ऊपर बने हुए एंगल का सम है 180। ये 60 है तो बाहर वाला ये पूरा एंगल 120 है, और मैंने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया तो वो दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, 60 और 60। सिमिलरली ये भी 60 हो जाएगा, आप बोलोगे जी हाँ सर, और ये भी 60 हो जाएगा, आप बोलोगे जी हाँ सर। तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। ठीक है, और ऊपर वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल और नीचे वाली की एक साइड कॉमन है, यानी कि भैया ये तीनों साइड बराबर हैं। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ये वाली साइड है, बाकी भी इसी के बराबर होंगी, तो ये तो सेम साइज की इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। हाँ जी सर, देखते हैं एक बार वो सर्कल और बना के देख लेते हैं अपना, उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो ये रेडियस है भैया इस सर्कल का। तो अब मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूं। देखो, अगर मैं इसका अंदर वाला सर्कल बना दूं ऐसे, और इसका बाहर वाला सर्कल बना देता हूं ऐसे, अब ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा आपको बिल्कुल। ये जो है ये किस किस सर्कल का सेंटर है? अंदर वाले का और बाहर वाले का, इक्विलेटरल में। तो अगर ये लंबाई 1 यूनिट है तो यहां से लेकर ये लंबाई, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी होगी? 1 यूनिट, और यहां से लेकर यहां तक की लंबाई 2 यूनिट। तो ये कितनी है? ये 2 यूनिट है। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रोइड है ट्रायंगल का,
1:2 रेशियो में बांट रहा है। मैं पहले बता चुका हूँ, ये एक है, ये एक है, ये एक है। हाँ जी सर। तो पूरी मीडियन की लंबाई कितनी होगी? पूरी मीडियन मान लो, एल्टीट्यूड मान लो, उसकी लंबाई 3 यूनिट है। अब बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना है बताना जरा। बाहर वाले सर्कल का रेडियस सर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की एग्जैक्टली कॉपी नीचे है, और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहां से लेकर यहां तक सारा डिस्टेंस यूज हो गया, यानी कि पूरी की पूरी एल्टीट्यूड, पूरी की पूरी मीडियन यूज हो गई। और दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम है। इसकी मीडियन की लंबाई 3 है, तो इसकी मीडियन की लंबाई भी 3 ही होगी। यानी कि अगर इन सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है तो सरकम सर्कल का रेडियस 2 यूनिट है, तो एक्स सर्कल का रेडियस 3 यूनिट होगा। ये मैंने इस वाले सर्कल का रेडियस ले लिया जो एंगल ए के अपोजिट है, बट इक्विलेटरल में तो सारे ही सेम होते हैं, है ना। तो ये आपको पता लग गया। इन सर्कल के कंपैरिजन में एक्स सर्कल का रेडियस 3 गुना है, या फिर सबसे छोटे वाला सर्कल, उससे बड़ा वाला सर्कल, उससे बड़े वाला सर्कल, इनके रेडियस का रेशियो है भैया 1:2:3। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? बस ये मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके ऊपर अपना आए हैं क्वेश्चन अब तक, तो आगे बढ़ जाऊं मैं। इफ द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सर्कम रेडियस यानी कि आर की बात हो रही है, इज 10, देन द मेजर ऑफ इन रेडियस एंड एक्स रेडियस। तो इन रेडियस इससे आधा होता है, रेशियो क्या होता है 1:2:3 होता है भैया। तो 10 का आधा क्या हो जाएगा 5, और 5 का 3 गुना ये 15। तो इन दोनों की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो ऑप्शन है। क्लियर है? ठीक है भाई। और ये हमेशा किस में ट्रू होएगा? ये हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल में ट्रू होएगा। सर किसी और ट्रायंगल में पूछ लिया तो उसकी साइड देनी पड़ेगी उसको, ठीक है, कि उसकी साइड देनी पड़ेगी, उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। ये फॉर्मूला दे रखा मैंने आपको। साइड दे दी तो उसका एरिया आ जाएगा हीरोन्स फॉर्मूला से, साइड दे दी तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, इस साइड की वैल्यू भी आ जाएगी, रेडियस आया पड़ा है। ठीक है, ये बताओ। ये देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट के ऊपर 2 बार आज तक क्वेश्चन पूछा, 2014 में एक बार टियर 2 में और 2018 में। तो दैट्स इट, तीसरा क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। एक एक क्वेश्चन के ऊपर नजर है, ठीक है। तो पूरे सीना तान के रहा करो कि बहुत जबरदस्त पढ़ रहे हो आप, बोल बिल्कुल राइट ट्रैक पर हो। फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड एक्स रेडियस, तो 1:3। क्लियर है भैया? इन रेडियस 1 है तो सरकम रेडियस 2 है, और एक्स रेडियस है, ये है एक्स रेडियस, तो ये 3 है, तो 1:3। PQR is an equilateral triangle whose side is 10. What is the value of x radius? तो अगर साइड 10 है तो इन रेडियस बताओ क्या होएगा? इन रेडियस होएगा साइड डिवाइडेड बाई 2√3। क्लियर है? सरकम रेडियस होएगा साइड डिवाइडेड बाई √3, और एक्स रेडियस क्या होएगा? इसको एक्स रेडियस ही बोल देता हूं, इसका 3 गुना। तो कर दो इसका 3 गुना, 10/2 √3 गुना में 3, ऐसे कर दो। तो 2 पंजे √3 से, ये √3 पर 5√3, ऑप्शन डी। बहिर त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या ऐसे बोला जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं। आगे भैया अब अपना ट्रायंगल का सब कुछ खत्म हो चुका है। ट्रायंगल के जो सेंटर्स हैं, जो चारों सेंटर, जो चारों स्पेशल सीवीएन हमने की, उनके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बचे हैं 3-4। ये ट्रायंगल खत्म होके क्वाड्रिलेटरल चालू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? कौन सी करेक्ट है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल में लाई आउटसाइड। ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, लंब समद्वि भाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होता है? वो होता है भैया, क्या बोलते हैं उसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए तो सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर, हिंदी में इसको हम बोलेंगे
परिवृत्त का केंद्र, परिकेंद्र, तो ये मे लाई आउटसाइड दी ट्रायंगल, तो क्या ये ट्रायंगल के बाहर हो सकता है? तो इसको मैंने क्या बताया था, उल्टा बनाओगे, सर्कल बनाओ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाओ इसके अंदर। हाँ जी सर, ये तो अंदर ही है। सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई तो भैया राइट एंगल ट्रायंगल का तो हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो डायमीटर बन जाएगी, तो यहाँ पे तो इसके ऊपर हो गया। अगर आपने बना दी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल तो इसका सेंटर बाहर हो गया, तो बोल रहे हैं मे लाई आउटसाइड द ट्रायंगल। हाँ जी सच बोल रहा है, ओके जी, डन, ट्रू। आगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस, अगर वर्टिसेस से किसी ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ऑपोजिट साइड पर, ये तो एल्टीट्यूड बन गई, यानी कि लंब बन गया, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? और दो सेंटर होता है, लंब के अंदर होता है। जी हाँ सर, मे लाई ऑन टू साइड, ये दो साइड्स पर हो सकता है। आप बताओ हो सकता है कि नहीं? मुझे तो नहीं पता भाई, मैं तो भूल गया। लंब समद्वि भाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु, यानी कि लंब के अंदर दो भुजाओं पर हो सकता है कि नहीं? राइट एंगल ट्रायंगल में कहां पर होता है ये? यहां पर होता है, और दो सेंटर, एक ये एल्टीट्यूड रही, एक ये एल्टीट्यूड रही, यहां से एल्टीट्यूड बनाओगे, तीनों एल्टीट्यूड यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये इस वाली साइड के ऊपर भी है, इस वाली साइड के ऊपर भी है। सही बोल रहा है, ये हो सकता है। ये नहीं बोल रहा वहां पर होता है, ऐसे नहीं बोल रहा, इज ऑन टू साइड्स बोल रहा है, मे लाई हो सकता है, तो हाँ इस केस में हो सकता है, हो सकता है ये, ठीक है। तो बोथ आर ट्रू। यही पूछा है ना कौन सी ट्रू है, ये ना पूछ ले कि कौन सी ट्रू नहीं है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, इन ए स्केलन ट्रायंगुलर पार्क ए पोल इज सिचुएटेड and angle of elevation from the corners to the top of the pole are equal, then the pole is situated on which point of triangle? दिमाग लगाओ थोड़ा। चलो मैं आपको हिंट देता हूं, मान लो ये पोल है, ये एक खंबा खड़ा है, ये धरती है, अगर यहां से एक बंदा इसको देख रहा है तो इसका कुछ एंगल होएगा, एंगल ए। यहां से एक बंदा देख रहा है तो इसका कुछ एंगल होएगा, एंगल बी। तो आप क्या बोल सकते हो, जो बंदा पास खड़ा है एंगल ए बड़ा है या बी बड़ा है? आप बोलोगे सर एंगल ए बड़ा है। नहीं बोलोगे तो मैं बता देता हूं, जब चीज के ज्यादा पास खड़े होगे तो गर्दन को बहुत ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा ना देखने के लिए, जब दूर खड़े होगे तो उतना नहीं करना पड़ेगा। देखो ये बिल्कुल पास चला गया तो एंगल देखो कितना बड़ा हो गया, बहुत ही दूर चला गया तो एंगल देखो कितना छोटा हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा केस बताता हूं, अगर यही डायग्राम मैं ऐसे बना दूं कि भैया यहां पर एंगल ए बन रहा है और यहां पर एंगल बी बन रहा है, और मैं आपको बता दूं कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं आपको ये बोल दूं कि एंगल बी जो है वो ग्रेटर देन ए है, तो आप ये बोल दोगे कि अगर ये एंगल बड़ा है यानी कि ये वाला बंदा पास खड़ा है, यानी कि बी सी छोटी है इज लेस देन ए बी, आप बोलोगे जी हाँ सर। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भैया दो बंदे खड़े हैं, यहां से भी एंगल ए है, यहां से भी एंगल ए है, अच्छा फिर आप क्या बोलोगे? अच्छा यार सेम एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये इस पोल से सेम डिस्टेंस पर खड़े हैं, तो इसका मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। तो यहां पर हो क्या रहा है, अपने पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के एक ट्रायंगुलर पार्क है, उसके बिल्कुल बीच में, पता नहीं बिल्कुल बीच में कहां पर एक पोल है, तो उस पोल के टॉप को जब हम देखते हैं ट्रायंगल के कॉर्नर से, तो अरे क्या है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये वाला एंगल जो मैं बोल रहा था मुंह उठाना पड़ रहा है पोल को देखने के लिए, वो सेम है। तो इसका क्या मतलब है? चलो एक डायग्राम बना के देखते हैं। मान लो ये है वो ट्रायंगुलर पार्क, ये इस तरीके से है कि मैंने ये 3D में बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। यहां पर है पोल, तो जब बंदा यहां से देख रहा है ऐसे, तो ये लाइन है जो बंदे को पोल से ज्वाइन कर रही है, तो ये थीटा है। अगर कोई यहां से देखेगा इस पोल को,
देखो ये तो 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है, तो बोल रहे हैं ये भी थीटा है। हाँ जी सर, अगर कोई यहां से देख रहा है ये भी 90 डिग्री है, ऐसे देख रहा है तो ये भी थीटा है। देखो यहां पर आपकी विजुअलाइजेशन काम आएगी, मैंने अपनी ड्राइंग बहुत ही बढ़िया बना दी है, ठीक है। तो अगर यहां से यहां से यहां से, पहले जो मैं आपको समझा रहा था, मैं आपको 2D में समझा रहा था, अब 3D है। इस पोल के तीनों तरफ बंदे खड़े हैं और वो पोल को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये तीनों बंदे खड़े हैं ना भैया, ये बराबर दूरी पर खड़े हैं, ये इस पोल से बराबर दूरी पर खड़े हैं। यानी कि जहां पर ये पोल लगा हुआ है ना, वो पॉइंट इन तीनों पॉइंट से, वो तीनों वर्टिसिस से इक्वल डिस्टेंस पर है। इट मीन्स पॉइंट ओ इज इक्विडिस्टेंट, समान दूरी पर है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी सी। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर है? कौन सा पॉइंट होता है? हिंट देता हूं, अगर तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर है, अगर एक पॉइंट है, तो भैया इसको सेंटर मानकर एक प्रकार पकड़ो और इन तीनों में से सर्कल चला पाओगे। तो फिर ये कौन सा हो गया? ये तो सर्कम सेंटर हो गया, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का सेंटर, परिवृत्त का केंद्र, परि केंद्र हो गया। तो यानी कि ये जो पोल सिचुएटेड है ना, ये सर्कम सेंटर पर सिचुएटेड है। मैं आपको ये रटवा सकता हूं, बट मैं रटवाना नहीं चाह रहा, वो कल को कुछ और करेगा यहां पर, फिर कैसे समझ में आएगा आपको? ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? बताओ। A triangle PQR is formed by joining the midpoints of the sides of a triangle ABC। ठीक है भैया, एक ट्रायंगल ABC है, इसके मिड पॉइंट्स को जोड़कर PQR बना दी। तो मिड पॉइंट्स ये हैं, उसने स्पेसिफिकली बताया नहीं तो कहीं पे भी लिख देंगे। मिड पॉइंट्स को जोड़कर उसने PQR बना दी, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। एक तो मैंने आपको ये बताई थी कि जब भी मिड पॉइंट को जोड़कर ऐसे ट्रायंगल बनाई जाए, तो ये जो चार ट्रायंगल क्रिएट हुई है ना, चारों की चारों कॉन्ग्रुएंट है, चाहे बड़ी ट्रायंगल कैसी भी हो, हमने प्रूव किया है कॉन्ग्रुएंस के अंदर, ध्यान है ना। ये 1/4 एरिया है, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ध्यान है ना। तो देन फॉर ट्रायंगल PQR द पॉइंट O इज, अच्छा जी O क्या है? ये O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो मान लो कहीं ना कहीं यहां पर O है और O जो है वो सर्कम सेंटर है, तो ट्रायंगल ABC के लिए सर्कम सेंटर है, तो PQR के लिए क्या होगा बताओ? देखो भाई, कोशिश करनी है पक्का, तुक्का नहीं मारना, नहीं तो मैं मुक्का मार दूंगा। तो देखो, ये जो पॉइंट O है, ये बाहर वाली ट्रायंगल के लिए क्या है? सर्कम सेंटर है, यानी कि प्री केंद्र है, यानी कि एंगल बाइसेक्टर्स इसी के थ्रू गुजरते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, एंगल सो यार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन, ये हिंदी इंग्लिश में बोलने के चक्कर में ना पंगा पड़ जाता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि समद्वि भाजक, हिंदी में क्या बोलते हैं यार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को? लंब समद्वि भाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो मैं बना देता हूं भैया, यानी कि, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की क्या खासियत होती है? वो लाइन के परपेंडिकुलर होता है और दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो पॉइंट R मिड पॉइंट, लाइन के मिड पॉइंट से जाता है वो, तो R मिड पॉइंट है, तो एक ऐसी लाइन होएगी, ध्यान से देखिएगा, जो R से गुजरेगी, क्योंकि R मिड पॉइंट है, और इसके परपेंडिकुलर होएगी। आप बोलोगे जी हाँ। ऐसे ही इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके मिड पॉइंट से जाएगा, B से पास हो या ना हो हमें नहीं पता, बट O से पास होगा बिकॉज ये सर्कम सेंटर है, ठीक है, और Q के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन होगी लाइन, ठीक है। ऐसे ही P के ऊपर, मैं आपको डायरेक्टली बताना नहीं चाह रहा, अब भी बता दो, ठीक है जी। चलो एक और हिंट देता हूं, P और Q मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को मिलाकर जो लाइन बनाई है वो बेस के पैरेलल होगी। अच्छा सर, तो यानी कि PQ विल बी पैरेलल टू BC, यानी कि RP विल बी पैरेलल टू दिस एंड दिस विल बी पैरेलल टू दिस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल है, हाँ जी सर,
ये लाइन जो है अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो इसके ही परपेंडिकुलर होगी। भाई ये दोनों पैरेलल हैं तो ये लाइन इसके साथ 90 का बनाएगी तो इसके साथ भी 90 का। जी हाँ सर। ऐसे ही ये लाइन अगर यहाँ पर 90 बना रही है तो यहाँ पर भी 90 बनाएगी। ऐसे ही ये लाइन अगर यहाँ पर 90 बना रही है इस AC के साथ तो PR के साथ भी 90 बनाएगी। हाँ जी सर। अब तो बता दो पॉइंट O क्या है अंदर वाली ट्रायंगल के लिए। मेरे भाई अगर मैं इन पॉइंट का नाम दे दूँ DEF, DEF, RD क्या है ट्रायंगल PQR के लिए? R से निकल रही है और सामने वाली साइड पर क्या है? एल्टीट्यूड, लंब। PF P से निकल रही है और सामने वाली साइड पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, यानी कि एल्टीट्यूड है, लंब है। तो ये तीनों एल्टीट्यूड्स बन गई। तो एल्टीट्यूड्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होएगा? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, यानी कि लंब के अंदर। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। अब ये एक आया हुआ क्वेश्चन है भैया, मज़ेदार क्वेश्चन है, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें कुछ करना नहीं, सोचना पड़ेगा, सिर्फ सोचना है। देखो, द पॉइंट A ऑफ ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है अपने पास ABC। पॉइंट A ऑफ ए ट्रायंगल ABC मूव्स पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन BC। तो ये जो स्ट्रेट लाइन BC है इसके पैरेलल मूव कर रहे हैं, यानी कि मान लो यहाँ पर ले आए तो मैं क्या करता हूँ, ये कर क्या रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। ये एक लाइन है जो BC के पैरेलल है, तो पॉइंट A को पकड़कर इन्होंने ऐसे खिसका दिया, तो मान लो ये हो गया A1, नई पोजीशन होगी A1। तो ट्रायंगल बन जाएगी कुछ ऐसी, ट्रायंगल कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है जी। तो ये बोल रहे हैं पॉइंट A ऑफ ट्रायंगल ABC मूव्स पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन BC, इस लाइन के पैरेलल इसको मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने उधर एक पोजीशन मान लेता हूं मैं इधर, मान लो इन्होंने इधर मूव कर दिया A2, तो इस ट्रायंगल की शेप कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है जी। तो विच वन अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो इन पॉइंट में से कौन सा है जो कि स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है। एग्जामिनर का क्वेश्चन क्या है वो समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं इन सेंटर उत्तर है, फॉर एग्जाम्पल। तो ट्रायंगल ABC में सपोज इन सेंटर यहां पर था, तो ये बोल रहा है जब मैंने A को इधर मूव किया तो इन सेंटर थोड़ा सा इधर आ जाएगा, जब A को इधर मूव किया तो इन सेंटर थोड़ा उधर आ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि ये इन सेंटर भी बेस के पैरेलल मूव कर रहा है। मैं पॉइंट A को भी बेस के पैरेलल, जितनी हाइट पर उतनी हाइट पर घुमा रहा हूं। तो क्या ऐसी केस में तीनों ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर है वो पैरेलल रहेगा ऐसे बेस के, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, सरकम सेंटर एक ट्रायंगल में ऐसे रहे, दूसरी में इधर चला जाए, एक में ऐसे रहे, तो पैरेलल कहाँ ऊपर नीचे हो रहा है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो ऐसे बिल्कुल एक फिक्स हाइट पर ट्रेवल करेगा इन चारों में से? सोचो, मैं हिंट दे दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, सोचो। चलिए मैं हिंट देता हूं। अगर मेरे पास 3 पैरेलल लाइनें हैं तो इस लाइन को जिस रेशियो में भी ये 3 पैरेलल लाइनें बांट रही हैं, सपोज 2:3 रेशियो में बांट देंगी, तो अब कोई भी तिरछी लाइन, तिरछी टेढ़ी कोई लाइन मार दो, ये पैरेलल लाइन जिन 2 टुकड़ों में इन लाइनों को बांटेंगे वो सेम ही रेशियो होगा, हमेशा वो सेम ही रेशियो होएगा। ये कैसी हिंट है? तो क्या ऐसा कोई पॉइंट है जो इस पैरेलल लाइन और इस पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस को एक फिक्स रेशियो में बांटता हो? ऐसा कोई पॉइंट है क्या फिक्स रेशियो में बांटता हो? इन सेंटर किस रेशियो में बांटता है? अगर यहां पर इन सेंटर हुआ मान लो I और ये हो गई D, मैंने ऐसे भाई एंगल बाइसेक्टर बना दिया, तो AI:ID का रेशियो फिक्स नहीं होता कि 3:2 है, 4:5 है, वो AB + AC बटे BC है। ऐसा एक ही पॉइंट है जो इस डिस्टेंस को फिक्स रेशियो में बांटता है, सेंट्रोइड केंद्रक 2:1 रेशियो में बांटता है। तो अगर यहां पर इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड है G, और जब ये ट्रायंगल इधर गई तो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड इधर इधर आ गया G1 जब A1 थी तो, और जब ये उधर गई तो इसका सेंट्रोइड इधर आ गया G2 सपोज, तो ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे। क्यों, मैं अभी बताता हूं, देखो ध्यान से।
ठीक है, आप ऐसे मान लो, देखो ये 3 एक स्ट्रेट लाइन पर है नहीं है मुझे नहीं पता, तो आप मत मानो कि G1 और G2 स्ट्रेट लाइन पर है। मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने ये जो पॉइंट G था इसके अंदर से एक लाइन खींच दी, सिर्फ एक पॉइंट है और उसको पैरेलल रख लिया इसके, तो ये तीनों पैरेलल हो गई। हाँ जी सर। अब ध्यान से देखो, पहले वाली ट्रायंगल के लिए मैंने मीडियन बनाई, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा किस रेशियो में होगा, 2:1, 2:1। हाँ जी सर। और अब अगर मैंने मीडियन बनाई, ये जाएगी वहीं पर मीडियन, क्यों सर, बिकॉज सामने वाली लाइन की मिड पॉइंट पर ही जाती है भैया, नीचे वाली लाइन तो फिक्स है। हाँ जी सर। और ये भी वहीं पर जाएगी। हाँ जी। तो ये बात तो श्योर है कि मान लो इस पॉइंट को मान लेते हैं डी, कि AG1 और G1D ये तो 2:1 रेशियो है। हाँ जी सर। AG और GD 2:1 है, AG2 और G2D सर 2:1 है, क्यों, क्योंकि रेशियो प्रॉपर्टी। तो भैया अगर ये सेम रेशियो है इन दोनों टुकड़ों का, इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका, ये कब होता है, ये तभी होता है जब ये बीच वाली लाइन जो है, जब ये इक्वल इंटरसेप्ट वाला थ्योरम जो है ये फॉलो होता है। यहां पर एक लाइन है वो इन दोनों को बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी कि यहां पर ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, ये एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। इसको ऐसे देख पाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टाइम लेता है। थोड़ा ऑपोजिट देखो कि अगर ये तीनों पैरेलल लाइन होती तो कोई भी लाइन तिरछी मार लो, सीधी मार लो, वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करती। अगर ये बीच वाली, हाँ अब अच्छे से समझ जाओगे, अगर ये बीच वाली लाइन इन दोनों के पैरेलल होती तो कोई भी लाइन खींच लो सेम रेशियो में डिवाइड होता। इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर मैंने एक लाइन खींच दी बीच में और जो हिस्से डिवाइड हो रहे हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब वो लाइन पैरेलल है, इसका मतलब बेस के पैरेलल चल रहा है सेंट्रोइड। ठीक है, क्लियर है भाई। तो अब ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, मजेदार क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी ऐसे ही पूछे जाते हैं। एंड बिलीव मी, आप सबसे ज़्यादा रेडी रहेंगे इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, सबसे ज़्यादा कैपेबल आप ही रहेंगे, क्योंकि मैं उसी वे से समझा रहा हूँ कि किसी भी तरह की सिचुएशन में आप एडवांटेज में हो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एडवांटेज में अगर आप हो, उसी को बोलते हैं जीत। 100% थोड़ी सिक्योर करना होता है, टॉप में आना है, एडवांटेज में रहना है मैक्सिमम स्टूडेंट से। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं तो भैया अब इस ट्रायंगल सेंटर्स को एंड करते करते मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं। ये लो, रंगीन माहौल में दिखाएंगे। चलो, तो जो ट्रायंगल के सेंटर्स हैं उनकी एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आ जाओ भाई, बड़ी स्क्रीन में ले आया हूँ। यहाँ पर एक बार ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये और दो सेंटर है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं, मोबाइल के अंदर दिख रहा होगा। ये अपना और दो सेंटर है, ये जो पॉइंट है ये अपना सेंट्रोइड है और ये अपना सरकम सेंटर है। ये कंप्यूटर से बनाई गई आकृति है, तो ये 100% कंप्यूटर के द्वारा ये रूल फॉलो कर रही है, मैंने नहीं बनाई है। एनिमेशन है तो भी मूव होएगी। ठीक है, मतलब बनाई मैंने ही है, मैंने पर्सनली ऐसे नहीं बनाई, कंप्यूटर के द्वारा बनाई है, कंप्यूटर ने बनाई है। ठीक है, तो देखो और दो सेंटर कहाँ पर है, राइट एंगुलर वर्टेक्स पर, और सरकम सेंटर कहाँ पर है, हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल मिड पॉइंट के ऊपर पड़ा है, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट के ऊपर पड़ा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको मूव करूंगा, और एक बार जो एक और बात मैंने आपको बताई थी कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर होते हैं, तो मैं वो लाइन भी खींचूंगा ताकि आपको दिखे कि पूरी लाइन पर है कि नहीं। तो एक बार यूलर्स लाइन उसको बोलते हैं। देखो, या ये एक लाइन के ऊपर दिख रहे हैं कि नहीं, हाँ जी सर, बट सर राइट एंगल ट्रायंगल में दिख रहे हैं, बाकियों में है कि नहीं। इसको मूव करता हूं मैं पकड़ के, देखो, बढ़ जा भाई आगे। देखो, अभी भी एक लाइन के ऊपर है कि नहीं, मैंने ट्रायंगल को कितना भी बिगाड़ लिया बट ये एक लाइन के अंदर ही है। और मैंने क्या बताया था कि भैया 2:1 रेशियो में इनका डिस्टेंस होता है, तो देखो वो भी मेंटेन रहेगा। यहाँ पर ये ट्रायंगल्स के एंगल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, सारा सम 180 डिग्री होएगा इनका। तो धीरे धीरे अलग अलग केसेस हम देखेंगे। मैंने आपको ये देखो, पहले सारा देख लो, ये एक ही लाइन पर रहेंगे, ट्रायंगल के साथ आप कुछ भी कर लो चाहे, हमेशा।
राइट एंगल ट्रायंगल बन गई फिर से। अब देखो, अब मैंने इन सेंटर बना दिया, तो इन सेंटर है ना इनसे बाहर, इन सेंटर इस लाइन के ऊपर कब आएगा? ये इस लाइन के ऊपर अगर इन सेंटर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि चारों कोलिनियर हो गए। तो तीन तो हर एक ट्रायंगल में कोलिनियर होते हैं, ये चौथा इस लाइन के ऊपर तभी आता है। चारों तभी कोलिनियर होते हैं जब, कब? जब इक्विलेटरल ट्रायंगल, ना ना ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, चारों एक पॉइंट पर होते हैं। जब आइसोस्केलस ट्रायंगल हो, जब चारों कोलिनियर होते हैं, जब चारों एक लाइन के ऊपर होते हैं। क्लियर है? अगर मैं आइसोस्केलस ट्रायंगल बनाऊं तो अगर मैं इस ट्रायंगल को आइसोस्केलस बनाऊं तो क्या होगा, देखें, ये बन गया आइसोस्केलस। देखो 51.3 51.3 दोनों एंगल इक्वल हैं, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो चारों एक लाइन के ऊपर आ गए कि नहीं आ गए? ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? अब ये दोनों साइड इक्वल है आइसोस्केलस ट्रायंगल की, ये दोनों, बिकॉज ये दोनों एंगल इक्वल हैं। कोई और दो एंगल इक्वल करूं? थोड़ा सा इक्वल करने की कोशिश की है मैंने। ये देखो, ओए, एनिमेशन हिल गई भाई। चलो कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। देखो, ये इन सेंटर लाइन के ऊपर आएगा आएगा आएगा, आया, इसका मतलब आइसोस्केलस ट्रायंगल है। देखो ये एंगल हल्के से, ये अच्छी तरह से नहीं है, लेकिन पूरी में अच्छे से बना नहीं पाए, लेकिन फिर भी बिल्कुल बराबर थे। अब दूसरी तरफ ये आया, इसका मतलब देखो आइसोस्केलस है, लगभग बिल्कुल बराबर है। ये बिल्कुल सेंटर में होएगा तो आइसोस्केलस बन जाएगी। अब अगर मैं इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दूंगा तो क्या होएगा? तो देखो आइसोस्केलस में ये एक लाइन के ऊपर तो है, आइसोस्केलस समबाहु में एक लाइन के ऊपर तो है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों पॉइंट एक हो जाते हैं। तो जैसे जैसे मैं इसको इक्विलेटरल बनाऊंगा तो ये एक होने की कोशिश करेंगे, देखना एक दूसरे के पास आ रहे हैं। मैं इन एंगल को देखो, ये जो एंगल है ये 60 में तब्दील हो जाएंगे, ये भी 60 में, एग्जैक्ट नहीं बन पाएगी इक्विलेटरल, बट ये बिल्कुल पास आ जाएंगे। देखो बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल ही ऊपर, लगभग लगभग 60.3 60.3 59.5। अगर 60 60 60 में ऐसे एडजस्ट कर पाता तो एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर। तीन चार क्वेश्चन करूंगा अभी, फिर उसके बाद क्या है कि इस वीडियो के अंदर उतना ही। जस्ट आपको ये बता दूं कि ट्रायंगल खत्म हो गई अपनी। ठीक है, ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट हो गई। अभी बहुत, मतलब आधा चैप्टर भी नहीं बचा है प्लेन ज्योमेट्री। जितना भी हमने कर लिया है उसके आधे से भी कम बचा है। ठीक है, तो अभी प्लेन ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट भी अपना जो कंसेप्ट है जिसके ऊपर हम आ गए, क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि चतुर्भुज। क्वाड, क्वाड का मतलब है कि फोर। ठीक है, चतुर यानी कि चतुर, चालाक नहीं, चतुर यानी कि चार। ठीक है, चार भुजाओं वाली, क्वाड्रिलेटरल्स, चार लेटरल जिसकी चार साइड हैं। ठीक है, ऐसी फिगर। तो क्वाड्रिलेटरल कई तरीके की होती हैं। एक तो होती है स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। स्पेशल क्वाड्रिलेटरल यानी कि जो कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करती हो, जैसे कि सर, जैसे कि पैरेललोग्राम। क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है सर? ये एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, जैसे कि रेक्टेंगल। ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल तो हैं ही, और सारे एंगल 90 डिग्री के भी हैं। तो ये कुछ स्पेशल कंडीशन फॉलो कर रही हैं। इनको हम एक एक करके करेंगे। फिलहाल मैं कर रहा हूं जनरल क्वाड्रिलेटरल, यानी कि कितनी भी तिरछी गंदी शक्ल की दिखने वाली क्वाड्रिलेटरल बना दो, वो ये सारे रूल्स फॉलो करेगी जो मैं भी बताऊंगा। फिर उसके बाद स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स हम करेंगे एक एक करके। ठीक है भाई, तो सबसे पहला रूल, जैसे किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180, ऐसे किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है, चाहे कितनी भी तिरछी हो। जैसे ट्रायंगल की कैसी भी शक्ल हो, सारे एंगल का सम तो 180 रहेगा। ऐसे ही इसमें सारे एंगल का सम 360 रहेगा। क्यों सर? देखो, कोई भी एक डायगोनल बना लो, बना लिया, इन तीनों एंगल का सम कितना रहेगा? तो आप बोलोगे सर इन तीनों का सम तो रहेगा 180। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रायंगल के एंगल है।
तो नीचे भी तो एक ट्रायंगल बन गई, तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना रहेगा? इन तीनों एंगल्स का सम भी हो जाएगा 180, इन तीनों का भी। तो इन सारे एंगल्स का, अंदर वाले सारे एंगल्स का सम कितना हो गया? 180 प्लस 180 360। क्लियर है? समझ में आ गई बात? पहला रूल बेसिक सा है। देन नेक्स्ट रूल, अगर मैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर किन्हीं भी दो एंगल के एंगल बाइसेक्टर मिला दूं, जैसे एंगल बाइसेक्टर बना दूं, तो वो कहीं ना कहीं पर मिलेंगे। हाँ जी सर, यहां पर मिल गए। तो ये वाला जो एंगल होएगा, ये वाला जो एंगल, दिस विल बी हाफ द सम ऑफ, मैंने इन दोनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर बनाए हैं, जो बचे हुए एंगल हैं उनके सम का हाफ होएगा। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए प्लस बी, सॉरी बी ओ सी, ये यहां पर डी होएगा। एंगल बी ओ सी इज हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है? देखो, सपोज मैं इस एंगल को मान लेता हूं भैया 2a। मैंने 2a क्यों माना? क्योंकि चीज़ों को हाफ करना पड़ेगा। इसको मैंने मान लिया 2d, इसकी क्वांटिटी मैंने मान ली, इस एंगल का साइज 2c, तो एक c यहाँ पर, एक c यहाँ पर। क्यों? बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है। इसको 2b मान लिया, तो एक b यहाँ पर, एक b यहाँ पर। तो मुझे प्रूव करना है कि ये जो है ये इन दोनों के सम का हाफ है। ओके सर, इस सम का हाफ यानी कि 2a प्लस 2d का हाफ, यानी कि ये a प्लस d है, ये प्रूव करना है। अभी कर देते हैं। देखो, एंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल BOC के अंदर एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस बी प्लस सी, बोल सकता हूं। इन ट्रायंगल BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 में से इन दोनों का सम घटा दो। जी हाँ सर। अब मैं b प्लस सी की वैल्यू निकाल कर लाऊंगा a और d के टर्म में। इन क्वाड्रिलेटरल, इन चतुर्भुज ABCD, एंगल B यानी कि 2b प्लस 2c, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 माइनस 2a प्लस 2d, बोल सकता हूं। चारों एंगल का सम 360 है, तो अगर 360 में से इन दोनों का सम घटा दूंगा तो इन दोनों का सम आएगा। हाँ जी सर। अगर मैं हर जगह हाफ कर दूं चीज़ों को, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस, इसको भी हाफ कर देते हैं, a प्लस डी। तो b प्लस सी की ये वाली वैल्यू मैं यहां पर रख रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर मेरे भाई 180 माइनस बी प्लस सी की ये वैल्यू है, माइनस में 180, माइनस माइनस प्लस, प्लस में a प्लस डी, तो ये कट गया। देखो, तो आ गया ना, एंगल BOC इसके और इसके सम का हाफ है। देखो, 2a और 2d के सम का हाफ क्या होगा? a प्लस डी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इस फिगर को अगर आप रटना चाह रहे हो, पक्का आप रटना चाह रहे होगे, तो ऐसे रटना इजी रहेगा मेरे हिसाब से। जैसे ट्रायंगल के अंदर मैंने आपको क्या बताया है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, कि एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ 90 प्लस हाफ ऑफ a, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। एंगल A के हाफ को 90 में जोड़ा गया, दो चीज़ों का सम है। तो इसको ऐसे रिलेट कर लो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर मैं इनका एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा, तो ये जो एंगल है, एंगल COD, ये होएगा दो चीज़ों के सम का हाफ। ठीक है, ये भी दो चीज़ों का सम था, 180 का हाफ किया था मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर होएगा एंगल A प्लस एंगल B का हाफ। ये वाला एंगल, जो बचे कुछ एंगल है उनके सम का हाफ, इनके सम का हाफ। ठीक है, आगे से आपको याद रहेगा, टेंशन मत लो। तो अभी इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन कर लें, फिर खत्म कर लेंगे इसको, इस क्लास को। ये बताओ, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD
और ये जो रूल है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऊपर लागू होएगा, पैरेललोग्राम हो ना हो कुछ भी हो, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंगल सी इज इक्वल टू 72, एंगल सी 72 है भैया, एंगल डी इज इक्वल टू 28, ठीक है भाई। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी मीट एट ओ, तो इन दोनों के जो बाइसेक्टर हैं वो ओ पर मिलते हैं। तो ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, इन दोनों के सम का हाफ। तो इन दोनों का सम कितना है भाई, 7 और 2 9, 8 और 2 10, यानी कि 100। तो 100 का हाफ ये क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, क्लियर है भाई। आगे बढ़ जाऊं, ये देखो इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये कर लोगे आप ये सारे क्वेश्चन। इजी इजी हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी मीट एट ओ, इसका और इसका बाइसेक्टर ओ पर मिल रहा है भैया, ठीक है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 64, ठीक है जी। तो ये तो इनके सम का हाफ होता है, यानी कि इन दोनों का सम कितना होएगा, 64 का डबल। इन दोनों के सम का हाफ होता है ये, यानी कि इन दोनों का सम कितना होएगा, अगर इन दोनों के सम का हाफ 64 है तो इन दोनों का सम होएगा 128। इन दोनों का सम, इनमें से एक को बता देगा वो एंगल। अच्छा सी प्लस डी पूछ लिया, तो इनका सम क्या हो जाएगा, 128। क्लियर है, इन दोनों के सम का हाफ होता है ये वाला एंगल। तो अगर ये 64 है तो इन दोनों के सम का हाफ 64 है, यानी कि इन दोनों का सम 128 है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल सी और डी का बाइसेक्टर ले लिया, तो ऐसे बना लेता हूं, ए बी सी डी, एंगल सी का बाइसेक्टर बना लिया, एंगल डी का बाइसेक्टर बना लिया। ये लो भैया, एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 56, यानी कि इन दोनों के सम का हाफ 56 है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 112। अगर इन दोनों के सम का हाफ 56 है तो भैया 56 का डबल 112 इन दोनों का सम है। अब इन दोनों में से एक बता देगा वो, एंगल ए इज इक्वल टू 49। तो बताओ 49 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 112 आ जाए। 112 में से 49 घटा दो, ये पूछा है ना, एंगल बी ही पूछा है। तो ये देखो ये 50 से एक कम है, हाँ जी सर। ये 50 से कितना ज़्यादा है, 100 तक जाने में तो और 50 लगेंगे, और 12 62 और 1 63, 63। ये मैंने कैसे किया, ये मैंने ऐसे किया, ये जो 49 है ये 50 से एक कम है ना, और 59 से 100 तक 50 का डिस्टेंस है, और आगे 112 तक 12 का डिस्टेंस है, 50 62 और 1 63। ये नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है, धीरे धीरे ऐसे छोटी मोटी चीज़ें हम करते रहेंगे ना, अलग अलग तरह की चीज़ें हमें आती रहेंगी कैलकुलेशन में। तो भाई दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि इंटरेस्टिंग तरीके से आप पढ़ रहे होंगे, आपको पढ़ाई बोझ नहीं लग रही होगी, मज़ा आ रहा होगा। और ऐसे ही धीरे धीरे हम क्या करेंगे, सारे सिलेबस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। उसके बाद बस रिवीजन करना मत भूलना भाई, इस कंटेंट को दोबारा रिवाइज करना हमने, है ना, तभी मास्टरी आएगी। एक बार करके आपको कितना भी कॉन्फिडेंस फील हो रहा हो, जब दोबारा आप करोगे तो अब आपको जितनी कंसेप्ट क्लैरिटी महसूस हो रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी। बिलीव में, जितनी आपको कंसेप्ट क्लैरिटी अभी महसूस हो रही है उससे भी ज़्यादा क्लियर होंगे कंसेप्ट, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ने वाली है। तो दैट्स ऑल भाई, अगली वीडियो में मिलता हूँ।